किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रेजेंट सर। प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। भूमिका, प्रेजेंट सर। मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, ओम पटेल, केशवी, प्रेजेंट सर। कृपल, प्रेजेंट सर। सर केशवी प्रेजेंट। केशवी प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा, मैंने ओम पटेल का प्रेजेंट कर दिया। ओम पटेल नहीं आया ना? दर्शनिका, प्रेजेंट सर। दर्शनिका एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है, ओके ओके। तिशा, दर्शित, प्रेजेंट। वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, ये बेटा दर्शित अपना माइक ऑफ कर दो तो। तनुश्री, दीप चौधरी, प्रेजेंट। तन्वी, प्रेजेंट सर। शिवानी, प्रेजेंट सर। कैनिल, संजो, प्रेजेंट सर। अदिति, जील, एबन। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है। अंजलि, और कोई रह गया बेटा अटेंडेंस में? जल्दी बताओ। पटेल ओम प्रेजेंट सर। पटेल ओम इज प्रेजेंट। एनीवन एल्स? अंजलि गामित प्रेजेंट। अंजलि गामित, चलो अंजलि इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट, डन। स्टेफी इज प्रेजेंट। अच्छा, स्टेफी का मैंने देखा नहीं। माइक मा बोल स्टेफी, माइक मा बोल। सर ने सांभळતું નથી। स्टेफी का क्या है बेटा? स्टेफी माइक मा बोल। माइक मा केम નથી बोलती तू? चलो, स्टेफी इज प्रेजेंट। चलो ठीक है। अब किसी का अटेंडेंस रह गया क्या? ये हो गया सबका?
चलो तो अपन क्लास स्टार्ट करें। चलो अभी तक हमने बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस कर लिया था, राइट? मेरे ख्याल से सबको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बढ़िया से समझ आ गया था कल जो इवनिंग क्लास में आए थे, है ना? कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्यूब ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम सब ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन कई बार वो पूछ लेता है व्हाट इज द ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस पेन को क्या हो गया, है ना? ठीक है, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम सबको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा हमारे दो तरीके के लेंस होते थे, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक होता था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा हमारा क्या होता था बेटा, आईपीस। ठीक है, दो लेंस हम इसलिए लगाते थे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमें मिले। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यही ड्रॉबैक था कि वहाँ पे मैग्नीफिकेशन हमारा एक लिमिटेड रीजन में हमें मिलता था, क्योंकि हमारे पास एक ही लेंस होती। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने उस लिमिटेशन को ओवरकम किया, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस भी होती है और यहाँ पे हमारी आईपीस भी होती है। दो तरह की लेंस होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो अब ट्यूब लेंथ क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमने सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमारा। ठीक है, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसका हाइट कितना है, h। ठीक है, h हाइट का हमारा ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से कितना है, u। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सबके सब कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, हमेशा सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो अब इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही थी, देखो दो इमेज बनती थी। पहली इमेज आपकी इंटरमीडिएट इमेज होती थी, जो यहाँ पे कहीं बनती थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, और दूसरे फिर ये जो इमेज बनती थी बेटा, ये वाली लेंस के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती थी, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो वापस इसकी जो दूसरी इमेज बनेगी वो पीछे कहीं बनेगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? ये हम कल की क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, राइट? तो यहाँ पे कहीं पीछे एक हमारी दूसरी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो भी थी। ठीक है, अब बात समझ पा रहे हो आप? यस और नो? ठीक है, ये हमारी इमेज बनती थी, फाइनल इमेज। फाइनली हमें ऐसी इमेज दिखाई देती। तो यहाँ पे आप देखो तो दो बार मैग्नीफाइड हुई हमारी इमेज। पहली बार मैग्नीफाइड हुई ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से, और दूसरी बार मैग्नीफाइड हुई आईपीस की हेल्प से। तो फाइनली जो हमें इमेज मिली वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिली। देखो, दिस इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, हाई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अब इसमें ट्यूब लेंथ क्या होती है ना? अब हम ट्यूब लेंथ के बारे में बात करेंगे। सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट इमेज इज v। ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस है लेंस से v। अच्छा, अब ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो आईपीस से डिस्टेंस मान लेता हूँ uv, बिकॉज दिस इमेज विल बी ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस लेंस। ठीक है, इस आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
तो यहाँ से हमने डिस्टेंस मान लिया यू ही डिस्टेंस है, ठीक है। अब लेंथ क्या होती है, लेंथ जो हमारी ट्यूब लेंथ होती है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो ये डिस्टेंस होती है, दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर पॉइंट से लेके और ये वाली लेंस जो आपकी आई पीस है उसके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर पॉइंट से लेके आई पीस के सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल इस पे आ जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना ट्यूब लेंथ किसको बोलते, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन को। लेकिन अब हमें पता लग गया, तो हम अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बेटा ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करो, या फिर ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द सेंटर पॉइंट ऑफ आई पीस कितना होगा, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये सिंपल है, देखो L इज इक्वल टू वी प्लस यू वी, ठीक है। ये हमारी ट्यूब लेंथ हो गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ये तो तब हुई जब हमारा बेटा जो इमेज है ना, ये इमेज जो बन रही है आपकी, हम सबको पता है कि आईपीस से जो इमेज का डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मिनिमम डिस्टेंस आपका जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है किसके बराबर होता है, कैपिटल डी के बराबर, ये हम सबको पता है। तो ये मैंने वो वाला केस डिस्कस किया, उस केस में आपकी ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी, v प्लस यू वी, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से व्हेन द इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट द नियर पॉइंट, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है, व्हेन योर इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट द नियर पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, यस ये वाला केस सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें दूसरा केस क्या पॉसिबल है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो सेकंड केस पॉसिबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो हमारी जो इमेज है बेटा वो नियर पॉइंट पे नहीं बन रही है। अब नियर पॉइंट पे नहीं बन रही है तो फिर कहाँ पे बनेगी, दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, तो हमने चलो वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया, ये हमारा आई पीस बनाया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सपोज करो ये रे पास हुई, ये इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बन गई। तो दूसरा केस ये पॉसिबल है जब आपकी जो ये इंटरमीडिएट इमेज है ये एग्जैक्ट आपकी फोकस पे बने, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पे बने, ठीक है। ये हमारा आई पीस है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो सेकंड केस ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी इंटरमीडिएट इमेज जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे बने, मतलब एफ ई डिस्टेंस पे बने। तो एफ ई डिस्टेंस पे अगर मान लो फोकस पे कोई इमेज बन रही है तो, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो अगर इसके फोकस पे लाई करेगा तो इसका फाइनल इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा केस है और आपको बोला गया है कि बेटा फाइंड करो व्हाट इज द ट्यूब लेंथ, तो आपका ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हमारा जो था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस हमारा था v, और अब ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया fe के बराबर, राइट। तो अगेन ट्यूब लेंथ का कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द सेंटर ऑफ आई पीस, ठीक है। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से सेंटर ऑफ आई पीस की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पे हमारा जो ट्यूब लेंथ होगा किसके बराबर हो जाएगा, v प्लस एफ ई के बराबर, राइट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। तो दोनों केस आपको मैंने बता दिए। पहला वो केस था जहाँ पे हमारी इमेज नियर पॉइंट पे बन रही थी फाइनल इमेज, और ये दूसरा वो केस है जहाँ पे हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। इस केस में ट्यूब लेंथ हमारा v प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा। गेटिंग इट, यस। यहाँ तक सबको समझ आ गया,
हाँ, अब इस पे बेटा एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी का देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको ट्यूब लेंथ भी फाइंड करने को बोला गया है और ट्यूब लेंथ आपको इस तरीके से बोला गया, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। आप लोग इसको ट्राई करना, जो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, इसको टिक कर लो, सब होमवर्क में करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूब लेंथ फाइंड करने को बोला गया उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम आते हैं टेलीस्कोप पे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट डिवाइस विच इज योर टेलीस्कोप। वो तो कैंसिल हो गया है, अच्छा आपके सिलेबस में नहीं है वो टेलीस्कोप, कैंसिल हो गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक है आपके कोर्स में, मेरे को सही सही बताओ, उल्लू ना बनाओ। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ कैंसिल हो गए। अच्छा फिर भी आप लोग पढ़ रहे हो, पहले बता देते, इतनी मेहनत करवा रहे हो। लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बेटा एग्जाम में तो आएगा ही आएगा ना, मैं तो पूरा कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कभी कोई टॉपिक कैंसिल किया ही नहीं आज तक, ठीक है। क्योंकि आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे हो ना कहीं, तो कोई ना कोई एग्जाम में आपको काम लग जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ ही लेते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि ये टॉपिक छुड़वा दो वो टॉपिक छुड़वा दो। फिर उसमें क्या होता है ना, एक सीक्वेंस में जब हम नहीं चलते तो फिर वो लिंक टूट जाता है, फिर आप बीच में से मान लो ये टॉपिक छुड़वा दोगे, हाँ इसलिए मेरे को मत बताया करो, ऐसी चीज़ें मत बताया करो, पूरा कोर्स पढ़ लिया करो। और बाद में आपको, आपकी इच्छा है, जो आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरी तरफ से तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर आप अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से देखते रहना सिलेबस, कहाँ पे क्या पढ़ के जाना है। चलो आ जाओ, टेलीस्कोप पे आ जाते हैं। अब टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पढ़ा ही देता हूँ, इसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा एक्चुअली, फिर हम वेव ऑप्टिक स्टार्ट कर देंगे। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, देखो आज हम टेलीस्कोप ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक आपका होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, वन इज योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी दो तरह के लेंस होते हैं, जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते थे ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के आपके लेंस होते थे, वैसे ही हमारे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो तरह के लेंस होते हैं, वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज योर आई पीस। बट टेलीस्कोप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ना, जब हमें मान लो बड़े बड़े प्लैनेट्स को देखना है, जुपिटर को देखने का मन हुआ, सपोज करो मेरा आज, मैंने सोचा आज मुझे जुपिटर को देखना है, आज मुझे सैटर्न को देखना है, आज मुझे चांद को देखना है, ठीक है। तो बड़े बड़े सोलार सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं या स्टार्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमेशा टेलीस्कोप के बारे में याद रखो कि इट प्रोवाइड्स द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, it provides angular magnification for distant objects, for distant objects, ठीक है। बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए हमें ये एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, ये इसका फंक्शन होता है। अब टेलीस्कोप में जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस होती है ना, वो बड़ी होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी होती थी, आईपीस बड़ी होती थी। टेलीस्कोप के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बड़ी होती है, आईपीस हमारी छोटी होती है। यहाँ पे भी होते हैं आपके दो लेंस हैं और दोनों कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर आईपीस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब दूर से जो लाइट आती है, क्योंकि हमें पता है हम बहुत डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना, हम बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जब हम बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो वहाँ से रेज आती बेटा,
तो वो इन्फिनिटी से रेज आ रही होती। कहाँ से रेज आ रही होती है? इन्फिनिटी से वो रेज आ रही होती। बात समझ पा रहे हो आप? बहुत दूर से जो लाइट आती है तो वो इन्फाइनाइट से आ रही होती है, प्लैनेट से जो रेज आती है वो इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना, क्योंकि एक ऐसी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो इसका काम है रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगी? कन्वर्ज कर देगी, राइट? ये लाइट रेस को क्या कर देगी? कन्वर्ज कर देगी। तो बिल्कुल इसने ऐसा ही किया। ऑब्जेक्टिव ने ये जितनी इन्फाइनाइट से रेज आ रही थी ये सबको किसी पॉइंट पे ले जाके कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट जो है छोटी सी इमेज बन गई। ये छोटी सी आपकी इंटरमीडिएट इमेज बन गई। अब ये जो इमेज होगी ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना? ये जो हमारी इमेज बन रही है आईपीस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बिल्कुल सेम फंडा है यहाँ भी। तो यहाँ से जो पैरेलल रेज जाएंगी वो फिर से कन्वर्ज हो जाएंगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी चली जाएंगी। ठीक है, यस। तो जब आप इन दोनों को एक्सटेंड करोगे पीछे कहीं तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे कहीं बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारी फाइनल इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो ये प्रिंसिपल होता है हमारा टेलीस्कोप का, क्योंकि बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब वो इतना छोटा हम देखेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा ना। अगर आपको मान लो चांद को देखना है और आपको चांद इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप बोलोगे यार इसमें तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चांद में। इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के अलावा आईपीस भी यहाँ पे लगा दी। तो आईपीस ने क्या किया? इस इंटरमीडिएट इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाइड कर दिया, ताकि हम किसी सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट को स्टडी करें तो थोड़ा अच्छे से तो दिखाई दे हमको, है ना? तभी हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवरेज साइज है बेटा ऑब्जेक्ट का, जो हमारा ऑब्जेक्ट का एवरेज साइज है, ऑब्जेक्ट का एवरेज साइज देखो, ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है सपोज करो। तो ऑब्जेक्ट का जो आपका एवरेज साइज होगा, है ना, एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है? आप अगर ऊपर से देखो, टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको प्रोवाइड करता है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले मैं सारे आपको सबके डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सपोज करो ये डिस्टेंस हमारा FO के बराबर है और ये डिस्टेंस हमारा UE के बराबर है। ठीक है, आईपीस से जो लेंस का डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? UE के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी इमेज बन रही है फाइनली आईपीस से, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? अगर हम आंखों से देखेंगे, आईपीस से ही देखेंगे ना, तो आंखों से देखेंगे तो हमको मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा डिस्टिंक्ट विजन के लिए? D के बराबर। मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल टू D, और ये D की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है और मैग्नीफाइड देखना है तो इतनी दूरी आपको अपनी आंखों से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की होती है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो हाइट है हमारी h है, इंटरमीडिएट इमेज की जो हाइट कितनी है? h है। तो यहाँ से एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? देखो, क्योंकि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन मेजर करता है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा? h अपॉन FO। FO इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फोकल लेंथ। क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो ये जो दूरी होगी बेटा ऑब्जेक्टिव से,
ये कितनी दूरी हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर, राइट। क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो कन्वर्स कहाँ पे होगी, फोकस पे ही कन्वर्स होगी ना, तो ये आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो अगर अल्फा हमारा बहुत छोटा है तो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन FO। दिस इज योर एवरेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है, फाइनली इमेज की हाइट हमें इतनी बड़ी मिल रही है, और इमेज का जो एंगल है, सपोज करो इमेज का जो हमारा एंगल बन रहा है, लेट्स से ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है, जिससे हमारी इमेज बन रही है यहाँ पे, ये जो इमेज हमारी बन रही है ये एंगल सपोज करो हमारा बीटा है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें तो tan बीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला ट्राइंगल देखें छोटा वाला, तो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस छोटे ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ से हमें tan बीटा क्या मिलेगा, h अपॉन यूवी, ठीक है, हाइट अपॉन बेस। तो अगर हमारा एंगल बहुत छोटा है तो मैं tan बीटा को बीटा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू h अपॉन, सो दिस इज द एवरेज साइज ऑफ इमेज, दिस इज द एवरेज साइज ऑफ इमेज। इमेज का एवरेज साइज ये होगा h अपॉन यूई के बराबर। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट अगर करना है तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कितनी एबिलिटी है इस टेलीस्कोप की उस ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई करने की, कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी। तो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज योर एवरेज साइज ऑफ इमेज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज एवरेज साइज ऑफ इमेज अपॉन एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी पावर से उसने उसको मैग्नीफाई किया। तो यहाँ से हम देखो दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन यूई अपॉन h अपॉन FO, h से h कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट FO अपॉन यूई। दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर फॉर योर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सब लोग खोलेंगे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 खोलेंगे। 13 पहले 13 वाला देखेंगे, 13 में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन सब रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये मैंने वो वाला केस डिस्कस किया जब आपकी इमेज प्रोड्यूस हो रही है नियर पॉइंट पे। अगर हमारी इमेज प्रोड्यूस होगी फार पॉइंट पे, है ना, हम सबको पता है ना, अगर हमारी इमेज बेटा फार पॉइंट पे प्रोड्यूस होती है तो फार पॉइंट पे जब प्रोड्यूस होगी, इफ इमेज इज प्रोड्यूस एट फार पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी पे अगर हमारी इमेज जा रही है, मैंने जैसे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस बताए थे ना, एक तो नियर पॉइंट का और एक फार पॉइंट। तो इमेज अगर फार पॉइंट पे प्रोड्यूस होती है तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, FO अपॉन FE, ठीक है। मतलब आपका UE जो होगा वो FE से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस FO अपॉन FE, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, टेलीस्कोप पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्मॉल टेलीस्कोप has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. Then what is the magnifying power of the telescope? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, what is the magnifying power of telescope, ठीक है। आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है, ध्यान से देखो इसको। focal length of objective lens is equal to 144 centimeter
एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड डायरेक्टली आपको पूछ लिया व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। तो हम सबको पता है ये कौन सा केस होगा, हमें एफ ओ पता है, एफ ई पता है, यहाँ पे हमें यू ई नहीं दिया हुआ है, तो हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, एफ ओ अपॉन एफ ई से। यस ठीक है, मतलब ये वो वाला केस है जब हमारा इमेज जो बन रहा है फार पॉइंट पे बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ जाएगा, डेटा को देखोगे जब आप क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आप मैग्नीफाइंग पावर में डिनोमिनेटर में एफ ई यूज़ करोगे या फिर यू ई यूज़ करोगे। ठीक है, अगर नियर पॉइंट होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यू ई आएगा, अगर फार पॉइंट होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? यस ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का पढ़ो, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। मतलब ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का सेपरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब वो हमसे ट्यूब लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, जब भी वो इस तरह का क्वेश्चन बोले कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड योर आई पीस, तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, उस ऑप्टिकल डिवाइस की ट्यूब लेंथ पूछ रहा है। ट्यूब लेंथ किसकी पूछ रहा है यहाँ पे, टेलीस्कोप की पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ट्यूब लेंथ निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा आई पीस है। ठीक है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज अवर आई पीस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ट्यूब लेंथ क्या होता है हम सबको पता है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द सेंटर ऑफ आई पीस, यहाँ तक की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन द लेंस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर ट्यूब लेंथ। ठीक है, अब इसमें दो केस पॉसिबल है। पहला केस जब आपकी इमेज जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ना, जो आपकी इंटरमीडिएट इमेज बन रही है बेटा, वो यहाँ पे कहीं बन रही है यूई पे। इंटरमीडिएट इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है वो सपोज करो इस लेंस से यूई डिस्टेंस पे बन रही है, राइट। और ये इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी, इट विल कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है ये कन्वर्ज कहाँ पे होगी, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपका एल किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई। यहाँ पे आपका सेपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ई के बराबर हो जाएगा। इसमें दूसरा केस पॉसिबल है, ये पहला केस है जब आपकी इमेज जो बन रही है यू ई पे बन रही है। सपोज करो ये इंटरमीडिएट इमेज आपकी एफ ई पे बनती, सपोज करो ये इंटरमीडिएट इमेज हमारी एफ ई पे बनती, तो हमारा एल किसके बराबर हो जाता, एफ ओ प्लस एफ ई के। ठीक है, दो केस पॉसिबल है इसमें। केस नंबर 1, व्हेन योर इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्मिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ यूई, एंड केस नंबर 2, व्हेन द इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्मिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एफई। तो दोनों केस में हम सेपरेशन निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इसमें हमें कौन सा केस दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला केस लगाओगे, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी दिया हुआ है, तो आप कौन सा केस यूज करोगे, सेकेंड केस यूज करोगे। यस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ प्लस एफ ई करोगे, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे हम एफ ओ प्लस एफ ई को जोड़ देंगे, तो एफ ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144, विल राइट 144 प्लस 6, 144 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो सेपरेशन होगा 150 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर हो गया सबको? अब ये चीज़ें ना देखो काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन जब हम पढ़ के नहीं जाते ना एग्जाम में तो हमें नहीं आती। अब इसमें कुछ टफ नहीं है, जो भी ऑप्टिकल डिवाइस मैंने आपको पढ़ाए हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसमें देखा जाए तो कोई भी टफ चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमें ईजी लगेगी, अगर हमें नहीं पता है तो हम ये इतनी सिंपल चीज़ को भी एग्जाम में स्किप कर देते हैं।
बाई चांस मान लो हमने नहीं पढ़ा और हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ के आ जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जब हमें पता चल जाती हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टेलीस्कोप पे। दूसरा टाइप ऑफ टेलीस्कोप हमारा कौन सा है बेटा? दैट इज़ योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, पहला हमने रिफ्रैक्टिंग पढ़ लिया, तो हम सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं विच इज़ योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हम लेंस की जगह पे मिरर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया है। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। और रिफ्लेक्शन किस में होता है बेटा? मिरर में होता है। तो यहाँ पे हम लेंस यूज नहीं करते। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या यूज करते हैं? मिरर यूज करते हैं। तो इसका सेटअप कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो सेटअप होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ से हमारी लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इसका सेटअप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे हमारा आई पीस होता है। ये कंटेनर जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बेटा मिरर रखा होता है। ये कंटेनर जैसा आपको सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम मिरर रखते हैं। तो दो तरह के मिरर होते हैं यहाँ पे। एक तो हम, क्योंकि हमें कन्वर्ज करना है ना लाइट रेज को, जो बहुत डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही हैं उनको हमें करना क्या एक्चुअली, उनको हमें कन्वर्ज करना है। तो कन्वर्ज बेटा कौन सा मिरर करता है बताओ मुझे? जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है कौन सा मिरर करता है, मुझे बता सकते हो आप? लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिरर की बात कर रहा हूं। कन्वर्ज कौन सा मिरर करता है? यहां पे हमने यूज किया बेटा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज योर कन्वर्जिंग मिरर। ये मिरर जो होता है इन्फिनिटी से जो रेज आती है उन्हें कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो मान लो सपोज करो बहुत डिस्टेंस से ये जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं बहुत डिस्टेंस से आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत डिस्टेंस से जो रेज आती हैं, दूर से इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं ये सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। अब कन्वर्ज होके कहाँ पे जाएंगी? जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी ना, जिस पॉइंट पे ये रेज आपकी कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट पे हमने एक प्लेन मिरर रखा होता है। यहाँ पे हमने क्या रखा होता है? एक प्लेन मिरर रखा होता है। और वो प्लेन मिरर इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि जैसे ये रेज आपकी कन्वर्ज होके ये प्लेन मिरर पे फॉल होती है, ये हमारा यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तब जैसे ही आपकी रेज कन्वर्ज होके जाती हैं तो वो इस प्लेन मिरर पे गिरती है। और ये प्लेन मिरर इस तरह से रखा जाता है कि फाइनली जो रेज हैं आपकी आईपीस से पास हो। फाइनली जो रेज है हमारी आईपीस से पास हो और यहाँ से आप उस चीज़ को देखते हो, है ना? यहाँ से आप उस चीज़ को देखते हो। दो रेज हैं हमारी, एक ये रे है एक ये रे है, तो दोनों ही आपकी पास होंगी, है ना? तो इस तरीके से पास होती है और यहाँ पे हम आंखें लगा के देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हम आंखें लगा के उस चीज़ को
देखेंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सेटअप होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच टू टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज्ड। वन इज़ योर कॉन्केव मिरर एंड अनदर इज़ योर प्लेन मिरर, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं और दूसरा हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, है ना। तो दोनों मिरर्स के कॉम्बिनेशन से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये दोनों मिरर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बेटा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से एक फ़ायदा ज़रूर होता है, एक एडवांटेज होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक एडवांटेज क्या होता है कि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से जो इसमें एब्रेशंस होते हैं या फिर मैं कहूँ जो डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों हमें स्टडी करना होता है। तो हमें खाली एक पॉइंट पता होना चाहिए इसके बारे में कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी हैव टू राइट दिस पॉइंट, एज कंपेयर टू refracting telescope, refracting telescope aberrations are decreased. You can say chromatic aberrations, chromatic aberrations। अभी आप इसको टर्म को लिख लोगे, हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे कभी, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताऊंगा अगर कभी टाइम हुआ तो। अभी खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्रोमेटिक एब्रेशन आर डिक्रीज इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। यस, यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो यहाँ पे बेटा ये वाला चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका रे ऑप्टिक्स जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबने कर लिए और एक्सरसाइज के भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवा दिए हैं और जो नहीं करवाए हैं वो आप खुद से ट्राई करोगे। एटलीस्ट आपको सिंपल एक्सरसाइज के कम से कम पहले 15-16 क्वेश्चन कर लेने चाहिए। जो लोग सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 15 to 16 प्रॉब्लम्स करो, आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिया करो, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। अब आप कहो तो चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर दें या फिर इवनिंग के सेशन में चालू करें? नहीं, चलो इवनिंग सेशन में फिर सबको आना है, ठीक है। हाँ, इवनिंग में सबको आना है। आज इवनिंग में मैं आपका चैप्टर नंबर 10 शुरू कर दूंगा। सब लोगों को क्लास अटेंड करना है कंपलसरी, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। शाम को मिलते हैं बेटा।